नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। पहले तो हम अपने तमाम दर्शकों को और स्पेशली जो हमारे कैथोलिक दर्शक हैं, उनको नए पोप की बधाई देते हैं। कैथोलिक समुदाय एक बहुत बड़ा हिस्सा है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का और पोप उनके स्पिरिचुअल हेड हैं। तो ज़ाहिर है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो क्रॉस कॉन्टिनेंटल, क्रॉस नेशनल है। तो ज़ाहिर है कि उनका चुनाव जो है एक बहुत अहम न्यूज़ जो है वो सबके लिए है, चाहे वो कैथोलिक हों, चाहे वो पूरी दुनिया में और भी मसलक के लोग हों या क्रिश्चियनिटी में जो और मसलक के लोग हों, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो शिकागो में जन्मे अमेरिका के रॉबर्ट प्रेवोस्ट 267वें पोप जो हैं वो चुन लिए गए हैं। पोप चुनने के बाद उन्होंने अपना नाम लियो 14 रखा है। और जैसा हमारे दर्शक जानते हैं कि यानी कैथोलिक्स में एक बैप्टिज्म नेम होता है जो आपका ओरिजिनल नाम होता है, जिसको जब आपको बैप्टाइज किया जाता है बचपन में, तो उस समय आपको वो नाम दी जाती है। लेकिन जब आप पोप बनते हैं तो आप एक दूसरा नाम वहन करते हैं और उस नाम से फिर उस दिन के बाद आपको जाना जाता है। तो जो रॉबर्ट प्रेवोस्ट हैं, जब तक वो कार्डिनल थे तब तक रॉबर्ट प्रेवोस्ट थे। अब जब वो पोप हो गए हैं तो उन्हें लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। अगर हम पिछले कुछ जो चुनाव हुए पोप के उससे उनकी तुलना करें तो ये बड़ा जल्दी जो है इसका फैसला हो गया। इससे लगता है कि एक किस्म का एक एग्रीमेंट जो है वो तमाम जो कार्डिनल्स थे उनके दरमियान में पहले से था। ये इससे ये भी पता चलता है कि एक तरीके से जो अभी जो पोप गुजरे हैं, पोप फ्रांसिस, एक तरीके से वो ये भी चाहते थे कि उनको ये जो पोप लियो बने हैं, वो एक तरह से उनको सक्सीड करे, यानी उसको एज ए एयर अपरेंट वो मानते थे कि वो उनके हैं। हालांकि चर्च में इस तरह का कुछ नहीं होता कि आप एयर अपरेंट अपना घोषित कर दें, लेकिन आप सिग्नल्स देते हैं जिससे कि जो बाकी कार्डिनल जब चुनाव करते हैं तो उन सिग्नल्स को वो समझते हैं। और अगर आपकी यानी एक्सेप्टेंस जो है वो उन कार्डिनल्स में है तो वो फिर ये करते हैं कि आपके इन इशारों को एक तरीके से उसको सहमति देते हैं। तो पोप लियो के बारे में कुछ जानकारी ये है कि हालांकि वो पैदा जो है वो शिकागो में हुए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा अरसा जो है अपना वो लैटिन अमेरिकन कंट्री यानी साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू जो है वहाँ पे उन्होंने गुजारा है, जहाँ पे वो उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो एज ए मिशनरी की थी और बाद में वहाँ पे फिर वो हेड, उस चर्च का हेड बन के वो वहाँ पे गए। पोप लियो के बारे में कोई भी चर्चा पोप फ्रांसिस के चर्चा किए बगैर जो है वो नहीं हो सकती। जैसा मैंने अभी बताया कि ये पोप जो नाम वहन करते हैं, जो धारण करते हैं नाम, उसके उसका बहुत ही एक सिंबॉलिज्म है। मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, सिंबॉलिज्म है, सिंबॉलिक नहीं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। सिंबॉलिक ये होता है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए कोई चीज़ करते हैं, ऑप्टिक्स के लिए करते हैं। सिंबॉलिज्म ये होता है कि जब आप उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, यानी आप जिस मकसद से आपने जो काम किया है उसको, आपको उस काम पे पूरा एतमाद है, आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है। तो जो पोप अपना नाम चुनते हैं वो सिंबॉलिज्म उसमें ये होता है कि उससे पहले के जो पोप्स हैं जिन्होंने वो नाम वहन किया, जैसे यहाँ लियो 14 थे, तो अब जो 13 लियोज हैं, इससे पहले जो 13 लियो पोप हुए, उनके नक्शे कदम पे आप चलने, आप ये इशारा करते हैं कि आप उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, क्योंकि हर पोप एक दूसरे से अलग होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बेसिक थियोलॉजी है वो तो सेम है, लेकिन उस थियोलॉजी के बाउंड्री के अंदर तमाम चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हर पोप एक दूसरे से अलग होता है। पोप इन्होंने जो लियो नाम लिया है इसके पीछे दो मकसद हैं। पहले तो मैं पोप फ्रांसिस के बारे में बता दूं कि मॉडर्न कैथोलिज्म की हिस्ट्री में उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कोई पोप नहीं आया। वो पहले लैटिन अमेरिकन पोप थे, उससे पहले लैटिन अमेरिका से कोई पोप हुआ नहीं। तो वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जिसको आप कह सकते हैं, अगर मैं डिप्लोमेसी के ज़बान में कहूँ तो अनऑर्थोडॉक्स पोप थे,
अनऑर्थोडॉक्स पोप का क्या मतलब है कि वो कुछ ऑर्थोडॉक्सी जो है उससे दूर हट के चल रहे थे, और स्पेशली जो आपने उनका पूरा कार्यकाल देखा है उसमें गरीबों को लेके जो उनका काम है और गरीबों को लेके जो उनकी चिंता है वो सर्वोपरि थी। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और इस तरह की जो और भी चीज़ें हैं उसको लेकर भी उन्होंने बड़े कदम उठाए, और यानी उसको मेन स्ट्रीम किया कैथोलिज्म के अंदर में। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक जो बॉडी है जो बिशप्स का चुनाव जैसे करता है जब वेटिकन सिटी, तो उन बिशप्स का नाम जो बॉडी फॉरवर्ड करती है पोप के पास, उन नामों में से वो पोप जो है फिर बिशप्स को चुनते हैं। उस बॉडी जो इलेक्टोरल बॉडी जो ब्लॉक है उसमें उन्होंने 3 महिलाओं का नॉमिनेशन भी किया था। इसको एक तरीके से बड़ा रेडिकल मूव जो है वो माना गया। लेकिन ये भी सही था कि उनके इन रेडिकल मूव से चर्च 2 हिस्सों में बंटने लगा था। खासकर जो अमेरिका के कैथोलिक चर्चेज हैं उसमें अच्छा खासा विरोध जो है उनके काम को लेके हुआ, और वो उनको ये लग रहा था कि ये क्रिश्चियनिटी के रास्ते से जा रहे हैं। इनफैक्ट टू द पॉइंट वेयर कि कुछ जो अमेरिकी चर्चेज हैं उनके कुछ जो लोग हैं उन्होंने उनको हेरेटिक तक कहा, यानी उनको सादे ज़माने में समझ लें उनको मुशरिक कहा गया कि आप शिर्क करते हैं, मुशरिक हैं। तो एनीवे तो अब लेकिन वो इन यानी क्रिटिसिज्म से डरते नहीं थे। उन्होंने जो भी किया जो भी चेंजेस लाए वो सारे पॉजिटिव चेंजेस थे और बड़ा उसको अप्रिशिएट किया गया पूरी दुनिया में। गज़ा मामले में भी आपने देखा उन्होंने एक हर दिन वो वीडियो कॉल करते थे वहाँ गज़ा में जो चर्च है उसके बिशप से उससे बात करने के लिए, और उन्होंने पब्लिकली भी जो है वो फ़िलिस्तीनियों का हक़ में तमाम बयान दिए। अब यहाँ पे जो पोप लियो हैं उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो हालांकि वो प्रोग्रेसिव हैं और जो नाम उन्होंने चुना है उससे क्लियर हो जाता है। मैं यहाँ पर फिर से समझा दूं, पोप फ्रांसिस जो थे उन्होंने अपना नाम रखा था सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, जो थे 13th सेंचुरी के एक फ्रायर थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने पहली बार पेड़ पौधे इन्वायरमेंट इसको कैथोलिज्म में शामिल किया कि इसको प्रोटेक्ट करना, जानवरों को प्रोटेक्ट करना भी हमारा काम है। तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। वो पोप नहीं थे लेकिन बाद में उनको बिटिफाई किया गया, नहीं उनको सेंट जो है सेंट का दर्जा उनको दिया गया। तो जब पोप फ्रांसिस बने थे तो उनके नाम पे उन्होंने अपना नाम फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस रखा था। तो जाहिर है कि उनके रास्ते पे वो चलना चाहते थे। वो जो एक सद्भाव का रास्ता है, वो जो एक रास्ता है जिसमें आप यानी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जिसमें आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं। इनफैक्ट पोप फ्रांसिस जो है वो हाईली क्रिटिकल थे कैपिटलिज्म के, जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है उसके हाईली क्रिटिकल थे और उसके खिलाफ उन्होंने बहुत बोला है, टू द पॉइंट वेयर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा कि हम चाहते हैं कि नए पोप जो हो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में ना हो। अब जो ये पोप लियो हैं इनका नाम का भी बहुत मकसद है। अव्वल तो ये कि जिन सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की हमने बात की उनके बहुत क्लोज एड थे, उनका भी नाम पोप लियो था, सॉरी उनका भी नाम लियो था, तो उस पर इन्होंने नाम लिया है। तो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जो जैसे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के करीबी दोस्त और उनके यानी उनकी बातों को फैलाने वाले जो हैं वो लियो साहब थे, तो उसी तरह पोप फ्रांसिस के नज़दीकी और उनकी बातों को फैलाने वाले पोप लियो होंगे। तो एक उन्होंने कंटिन्यूटी की तरफ इशारा किया है। लेकिन ये भी है कि वो डिवीजन को पाटना चाहते हैं। तो आपको याद होगा जब पोप फ्रांसिस पोप बने थे तो वो जो रेड केप और वो जो तमाम चीज़ें जो उसके साथ और जो लवाजमात होते हैं पोप के मलबूस के जो, तो वो उन्होंने धारण नहीं किए थे। इन्होंने वापस से किया दिखाने के लिए कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम चेंजेस चाहते हैं, लेकिन हम जो इसके जो तरीक़ेकार है, जो इसका एक ट्रेडिशन है, हम उसको भी फॉलो करते रहेंगे। एक तो वो चीज़ है। दूसरी ये कि इससे पहले के जो पोप लियो थे यानी जो 13वें लियो थे वो कुछ 1878 या 80 के आसपास से लेकर 1903 तक पोप रहे थे। ये वो ज़माना था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था और मज़दूरों का बहुत बड़े लेवल पे जिसको आप कह सकते हैं शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और पहली बार चर्च ने उनके वक्त में कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए वर्कर्स राइट की बात की थी।
तो वो भी एक इशारा दे रहे हैं कि हम भी इन चीज़ों पे यानी कंटिन्यूटी हम बनाए रखेंगे। एक और चीज़ थी कि जो पोप लियो थे उनके ज़माने में पहली बार जो मॉडर्निटी और साइंस को लेके, मैं यहाँ दर्शकों को याद दिला दूँ कि इसी ज़माने में जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तो साइंस भी अपने चरम पे था, यानी 1880 से लेके 1930 तक का जो 50 साल था उसमें साइंस में जितना काम हुआ है उतना और किसी जगह पे किसी काल में नहीं हुआ। तो उसको लेके भी पोप ने कन्फ्रंटेशनल अप्रोच जो है चर्च का बंद कर दिया था कि हमको रिकंसाइल करना होगा। तो वो भी एक इशारा दे रहे हैं पोप लियो कि हम साइंस के साथ और उसके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पहले अमेरिकी पोप हैं। इससे पहले अमेरिका से कोई पोप नहीं चुना गया। उसके पीछे रीजन ये था कि चूंकि इतनी पावरफुल पोजीशन है पोप की और अमेरिका खुद में इतना पावरफुल यानी एक कह सकते हैं एम्पायर था, तो क्रिश्चियन जो ये वेटिकन था उसका यह मानना था कि अगर पोप और ये दोनों हो जाएंगे तो ये अनब्रिडल्ड पावर जो है इन्फ्लुएंस जो अमेरिका का हो जाएगा। तो इसीलिए अमेरिकन पोप्स नहीं चुने जाते थे। इनके चुने जाने के पीछे दो मकसद है। पहला तो ये कि ये अमेरिकन तो है लेकिन पेरू के सिटीजन भी हैं और जिंदगी भर पेरू में गुजारा है, तो एक तो वो एक एक्सेप्शन है। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से कैथलिक जो समुदाय है वो ये समझ रहा है कि चूंकि अमेरिका का ग्लोबल डिक्लाइन हो रहा है और हम एक मल्टी पोलैरिटी की तरफ वापस से आ रहे हैं, तो चर्च को ये लगा कि अब हम ये रिस्क ले सकते हैं कि एक अमेरिकन पॉन्टिफ है वो बन जाए। तो शायद ये चीज़ें उनके जहन में रही होंगी इनके चुनाव के पीछे। तो खैर उनका चुनाव हो गया और जैसा मैंने बताया कि एक तरीके से एयर अपरेंट थे ये, इनको कार्डिनल बना दिया गया था उनके डेथ से कुछ दिन पहले, ताकि जो तमाम कार्डिनल्स हैं उनमें इनका पोजीशन जो है ऊपर रहे। तो अब ये पोप बन गए हैं, तो अब आगे हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहता है और जो प्रोग्रेसिव एजेंडा और इस तरह की चीज़ें पोप फ्रांसिस की थी उसको उस पे चलते हुए, लेकिन कैथोलिक चर्च के बीच जो एक डिवीज़न आ गया था उसको कैसे डील करते हैं। LGBTQ राइट्स, अबॉर्शन, ये तमाम इश्यूज जो हैं वो अभी अमेरिका में बिल्कुल हाई पे हैं। इनफैक्ट इमिग्रेंट का इशू बहुत बड़ा है, उस पर तो पोप फ्रांसिस ने ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म किया था डोनाल्ड ट्रंप और JD वांस का। तो अब देखते हैं कि इन तमाम मुद्दों पे अमेरिकन पोप जो है वो क्या रुख रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।